नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स पार्ट 4। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मेरे जितने भी लेक्चर हैं वह हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन दोनों में अवेलेबल है। आप मेरे YouTube चैनल पर आकर या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आकर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर भी आकर आप एक हिंदी और इंग्लिश का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो को दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बताया था कि यह जो टॉपिक है यह काफ़ी लंबा है, इस वजह से हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स को 6 भागों में बांटा गया था। मैंने अब तक बनाए गए वीडियो में जेनेटिक्स के फील्ड में फेमस वर्कर और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चा किया और उसके अलावा वर्ष 1946 तक के किए गए कार्यों के बारे में मैंने चर्चा किया। आज के इस वीडियो में मैं मुख्यतः वर्ष 1947 से 1968 के बीच में जेनेटिक्स फील्ड में किए गए कार्यों के ऊपर चर्चा करूंगा। अन्य कार्यों को भविष्य में बनाए जा रहे वीडियो में दिखाया जाएगा। उसके अलावा जेनेटिक्स फील्ड में वैसे वर्कर जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स पार्ट 6 में उन साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, वर्कर्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा और उनके कार्यों को भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। सर्वप्रथम वर्ष 1948 में बारबरा मैक्क्लिंटॉक ने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का हाइपोथेसिस दिया था और यह कार्य कॉर्न के कलर के वेरिएशन के पर कार्य कर इस हाइपोथेसिस को दिया गया था। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को जंपिंग जीन भी कहा जाता है क्योंकि ये जो जीन होते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या जंपिंग जीन, यह जीनोम के अंदर अपने लोकेशन को, अपने पोजीशन को हमेशा चेंज करते रहते हैं। एक जगह से जंप करके दूसरी जगह पर अपने पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, तो इस वजह से इन्हें जंपिंग जीन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कहा जाता है। और इसका हाइपोथेसिस बारबरा मैक्क्लिंटॉक के द्वारा वर्ष 1948 में दिया गया था। वर्ष 1948 में ही मैथर ने डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन का कंसेप्ट दिया था। डायरेक्शनल सिलेक्शन हो या डिसरप्टिव सिलेक्शन हो, मैंने अपने पॉपुलेशन जेनेटिक्स में बनाए गए वीडियो में, जहां पर इवोल्यूशनरी फोर्सेस के बारे में चर्चा किया गया है, सिलेक्शन, माइग्रेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इन सारे कंसेप्ट के बारे में जिस वीडियो में चर्चा किया गया है, उस वीडियो में डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन के बारे में काफ़ी विस्तार से मैंने बताया है। तो आप उस वीडियो को, मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखकर आप डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन के फुल डिटेल को आप देख सकते हैं। वर्ष 1950 में चारगफ ने यह बताया कि किसी भी जीन के अंदर ए और टी की मात्रा बराबर होती है और उसके साथ ही साथ सी और जी की भी मात्रा बराबर होती है। यह इस वजह से होता है क्योंकि ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है और सी हमेशा जी के साथ ही बॉन्ड बनाता है। इस वजह से ए और टी की मात्रा और सी और जी की मात्रा बराबर होती है। यह 1950 में चारगफ के द्वारा दिया गया और इसे सामान्यतः हम चारगफ रूल के नाम से जानते हैं। चारगफ रूल की यदि बात करें, यदि क्वेश्चन पूछा जाए चारगफ रूल क्या है, तो ए की मात्रा, ए का अमाउंट टी के अमाउंट के बराबर होता है और सी का अमाउंट जी के अमाउंट के बराबर होता है किसी पार्टिकुलर जीन के अंदर। तो यह चारगफ रूल है।
वर्ष 1950 में ही मूलर ने जेनेटिक डेथ और जेनेटिक लोड का कंसेप्ट दिया था। जेनेटिक डेथ की बात की जाए तो यदि किसी भी पॉपुलेशन से एक पार्टिकुलर एलील यदि समाप्त हो जाता है तो इस फिनोमिना को हम जेनेटिक डेथ बोलते हैं, उस पार्टिकुलर एलील का जेनेटिक डेथ बोलते हैं। और जहाँ तक जेनेटिक लोड की बात की जाए तो जेनेटिक लोड किसी भी पॉपुलेशन में उसके फिटनेस, पॉपुलेशन की फिटनेस में यदि कमी आता है तो उस प्रक्रिया को हम जेनेटिक लोड कहते हैं। जेनेटिक लोड इज रिलेटेड टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन फिटनेस। वर्ष 1950 में डैम्स्टर ने थ्रेशोल्ड कैरेक्टर का कंसेप्ट दिया था और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बनाए गए वीडियो में मैंने थ्रेशोल्ड कैरेक्टर के बारे में भी बताया है। तो आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड बनाए गए वीडियो को यदि आप देखेंगे तो थ्रेशोल्ड कैरेक्टर के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। और मैं संक्षेप में फिर से थ्रेशोल्ड कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया है कि जनरली दो तरीके के कैरेक्टर या ट्रेट पाए जाते हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव ट्रेट के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो कई सारे जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हम इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। कई सारे जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाने की वजह से ऐसे जो ट्रेट होते हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह स्मूथ होता है। जो चेंज होता है ट्रेट के अंदर, जो चेंज आते हैं वो काफ़ी स्मूथ होता है, क्वांटिफाइबल होता है। लेकिन यदि थ्रेशोल्ड कैरेक्टर की बात की जाए तो ऐसे ट्रेट जनरली कई सारे जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर होते हैं, फिनोटाइप होते हैं, उसके डिस्क्रीट क्लासेस होते हैं, अलग अलग क्लासेस होते हैं। आप अपनी उंगलियों पर इन क्लासेस के नंबर को काउंट कर सकते हैं। जनरली क्वांटिटेटिव ट्रेट में इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। तो ये अलग तरीके का एक कैरेक्टर का ग्रुप है जिन्हें हम थ्रेशोल्ड कैरेक्टर कहते हैं। ये ट्रेट क्वांटिटेटिव ट्रेट के ही तरीके से कई सारे जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन इसमें डिस्क्रीट फिनोटिपिक क्लासेस मिलते हैं। तो इस तरीके के कैरेक्टर को हम थ्रेशोल्ड कैरेक्टर कहते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फ्लावर्स के अंदर नंबर ऑफ पेटल्स। नंबर ऑफ पेटल्स इन फ्लावर्स, नंबर ऑफ पेटल्स जो होते हैं फ्लावर के अंदर, नंबर ऑफ पेटल्स जो होते हैं वो कई सारे जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पेटल्स डिस्क्रीट होते हैं। आप अपने इसकी संख्या को काउंट कर सकते हैं, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, ये काउंट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम क्वांटिटेटिव ट्रेट की बात करें तो उनके जो डिफरेंट क्लासेस होते हैं आप उसे उंगली पर काउंट नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग की हाइट को कितनी क्लासेस होंगे, हाइट आप उसे उंगली पर काउंट नहीं कर सकते हैं। किसी भी काव का, किसी भी एनिमल का जो मिल्क प्रोडक्शन है उसे आप उंगली पर काउंट नहीं कर सकते हैं। वह 6 kg भी हो सकता है, 2 kg भी हो सकता है, 3 kg भी हो सकता है, 3.5 kg भी हो सकता है, 3.25 kg भी हो सकता है, 4.5 kg भी हो सकता है। कई सारे क्लासेस, स्मूथ वेरिएशंस होते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्लासेस की बात करना सही नहीं होगा। तो यह थ्रेशोल्ड कैरेक्टर, इस तरीके के कैरेक्टर को थ्रेशोल्ड कैरेक्टर कहते हैं जिसमें डिस्क्रीट क्लासेस होते हैं लेकिन वो कंट्रोल्ड होते हैं कई सारे जीन के द्वारा। वर्ष 1951 में फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ डीएनए का लिया था। उन्होंने ही ऑब्टेन्ड शार्प एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ ऑफ डीएनए। तो 1951 में यह कार्य किया गया था। वर्ष 1952 में डोनजेंस्की ने जीन पूल का कंसेप्ट दिया था। जीन पूल किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कंप्लीट जीन के कलेक्शन को कहते हैं।
किसी भी पॉपुलेशन में जो कंप्लीट जीन है उसका संपूर्ण उसकी जो कलेक्शन होगी उसे हम जीन पूल बोलते हैं। वर्ष 1953 में हार्सी और चेस ये दो साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफाज लेबलिंग एक्सपेरिमेंट करने के बाद यह बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हेरिडिटरी मटेरियल है वह डीएनए होता है। तो 1953 में यह बताया गया हार्से एंड चेस के द्वारा कि मुख्यतः जेनेटिक मटेरियल किसी भी इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है। वर्ष 1952 में जेंडर एंड लेडरबर्ग ने ट्रांसडक्शन का कंसेप्ट दिया था। ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि डीएनए को हम फॉरेन डीएनए को वायरस की मदद से किसी एक पार्टिकुलर सेल में या ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। वर्ष 1952 में बीमैन ने बाल्बियानी रिंग का कंसेप्ट दिया। बाल्बियानी रिंग जनरली पॉलीटीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। वर्ष 1953 में लेडरबर्ग ने प्लाज्मिड को डिस्कवर किया। प्लाज्मिड मुख्यतः जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। जीन से रिलेटेड कार्य को किए जाने में क्लोनिंग जीन क्लोनिंग इन सभी कार्य को करने में प्लाज्मिड का काफ़ी मुख्य भूमिका होता है। वर्ष 1953 में दो वर्कर वाटसन एंड क्रिक इन दोनों ने बताया कि जो डीएनए का संरचना है वह डबल हेलिक्स होता है और यह जो इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल कहने से तात्पर्य है कि न्यूक्लियोटाइड चेन जो है, जो दो चेन होते हैं, जो दो स्ट्रैंड होते हैं, वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है। एक का डायरेक्शन दूसरे के रिवर्स होता है। यह वाटसन एंड क्रिक ने बताया था वर्ष 1953 में, और उन्होंने ये भी बताया कि जो डीएनए की संरचना है वो डबल हेलिकल होता है। इस कार्य को करने के लिए वाटसन एंड क्रिक ने फ्रैंकलिन के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशंस को यूज किया था। उनके द्वारा दिए गए डाटा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था। वर्ष 1954 में लर्नर ने जेनेटिक होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट दिया। जेनेटिक होम्योस्टेसिस यह एक पॉपुलेशन के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा पॉपुलेशन सडन जेनेटिक चेंज को रोकता है। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर सडन जेनेटिक चेंज ना हो, इसके लिए पॉपुलेशन कुछ रेसिस्टेंस देता है पॉपुलेशन, और इसे हम बोलते हैं जेनेटिक होम्योस्टेसिस। वर्ष 1955 में बेंजर ने जीन का फाइन स्ट्रक्चर दिया था। उसने रिकॉन, म्यूटॉन और सिस्ट्रॉन के बारे में बताया था। रिकॉन किसी भी जीन के अंदर स्मॉलेस्ट रिकॉम्बिनेशन यूनिट है। म्यूटॉन किसी भी जीन के अंदर पाए जाने वाला स्मॉलेस्ट म्यूटेशनल यूनिट है, और सिस्ट्रॉन जीन का फंक्शनल जीन का यूनिट कहा जाता है। वर्ष 1956 में टीजो और लेवेन इन दो वर्कर ने बताया कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इससे पहले कुछ अलग अलग नंबर दिए जा रहे थे, लेकिन सबसे पहले 1956 में टीजो एंड लेवेंस ने बताया
कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। वर्ष 1957 में बेंजर ने सिस्ट्रॉन और म्यूटॉन का कंसेप्ट दिया। वर्ष 1957 में कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर किया और डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, यह आज हम सभी जानते हैं। वर्ष 1958 में हॉगलैंड ने टीआरएनए को डिस्कवर किया। वर्ष 1958 में मेसेल्सन एंड एस्टॉल के द्वारा यह बताया गया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वह सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव कहने से तात्पर्य है कि जब भी कोई नया डीएनए बनेगा तो उसमें से एक जो स्ट्रैंड होगा वह पुराने ओरिजिनल डीएनए से लिया जाएगा और एक स्ट्रैंड नया बनकर आएगा। इसको करने के लिए मेसेल्सन एंड एस्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसे इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से किया गया था उस एक्सपेरिमेंट को। और उसके बाद मेसेल्सन और एस्टॉल ने यह बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वह सेमी कंजर्वेटिव होता है। वर्ष 1958 में कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज 1 को प्यूरिफाई किया था ई कोलाई से। वर्ष 1958 में ही बेंजर ने रिकॉन का कंसेप्ट दिया था। वर्ष 1959 में फ्रेज ने ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन ये दो टर्म दिए थे। ट्रांजिशन कहने से तात्पर्य है कि ऐसा म्यूटेशन जिसमें एक प्यूरिन को दूसरे प्यूरिन के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाता है या एक पैरामिडिन को दूसरे पैरामिडिन से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। ट्रांसवर्जन के अंतर्गत प्यूरिन को पैरामिडिन से और पैरामिडिन को प्यूरिन से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। वर्ष 1959 में जैकब और मोनाद नाम के दो वर्कर ने स्ट्रक्चरल जीन का कंसेप्ट दिया था और साथ ही साथ उन्होंने बताया था कि जीन के अंदर किसी भी जीन को कार्य करने के लिए ऑपरेटर जीन्स की मदद लेनी पड़ती है। ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन का कंसेप्ट जैकब एंड मोनाद ने वर्ष 1959 में दिया था। वर्ष 1960 में कुरलैंड ने आरएनए को डिस्कवर किया था। वर्ष 1961 में जैकब एंड मोनाद ने ऑपरेन कॉन्सेप्ट को दिया था। वर्ष 1961 में जेनेटिक कोड को कई सारे रिसर्चर के द्वारा के बारे में बताया गया था। इन रिसर्चर में नीरेनबर्ग, मैथी, लेडर, खुराना ये सभी शामिल थे। वर्ष 1961 में ब्रेनर ने फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस कोडोन, नॉनसेंस म्यूटेशंस ये सारे फिनोमिना को डिस्कवर किया था। फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन के बारे में यदि बताया जाए तो यह एक ऐसा म्यूटेशन होता है जिसमें किसी भी पार्टिकुलर जीन से उसके फर्स्ट एक या दो बेस जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं या फिर एडिशन हो जाता है। एक या दो बेस के एडिशन या डिलीशन से कंप्लीट जीन का फ्रेम चेंज हो जाता है और इसकी वजह से जो प्रोटीन होते हैं उसका निर्माण नहीं हो पाता है, वह पूरा का पूरा एक्सप्रेशन समाप्त हो जाता है किसी पर्टिकुलर जीन का। तो यह फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। मिससेंस म्यूटेशन के अंदर यह भी एक पॉइंट म्यूटेशन है जिसमें कोई एक एमिनो एसिड चेंज होता है। पूरे प्रोटीन में सिर्फ एक एमिनो एसिड ही चेंज होता है। नॉनसेंस कोडोन को हम कई बार स्टॉप कोडोन भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है UAA, UAG, UGA और यह सामान्यतः
प्रोटीन ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोकता है। यह कोडोन यदि एक बार आ गया तो वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगा, आगे नए एमिनो एसिड नहीं जुड़ेंगे। नॉनसेंस म्यूटेशन ऐसा म्यूटेशन है जिसके होने के बाद स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन अपीयर हो जाता है और उसके आगे प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है। वर्ष 1961 में मार्मर और डोटी ये दो वर्कर ने डीएनए रीनेचुरेशन के बारे में बताया था। डीएनए रीनेचुरेशन डीएनए डीनेचुरेशन के अपोजिट होता है। जैसा कि हम जानते हैं डीएनए डीनेचुरेशन का मतलब है कि यदि हम डीएनए को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट करें तो जो दो स्ट्रैंड डीएनए के होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और जब हम फिर से डीएनए को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं, तो वो जो दो डीएनए स्ट्रैंड आपस में अलग हो गए थे वो फिर से जुड़ जाते हैं। एनेलिंग इस प्रक्रिया को बोलते हैं। तो इसे हम डीएनए रीनेचुरेशन बोलते हैं। यह कंसेप्ट मार्बर एंड डोटी के द्वारा वर्ष 1961 में दिया गया था। वर्ष 1962 में आर्बर नाम के वर्कर ने सबसे पहले डीएनए रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज को डिस्कवर किया था और ये डीएनए रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज डीएनए को काटने में, डीएनए को कई सारे हिस्सों में बांटने में मदद करते हैं। यह जब भी एक कोई पार्टिकुलर डीएनए के अंदर सीक्वेंस पाया जाएगा तो वहाँ पर कट लगा देता है डीएनए रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज। तो इसके बारे में 1962 में आर्बर ने बताया था। वर्ष 1963 में क्रिक ने कोडोन को डिस्कवर किया था। वर्ष 1964 में टेमिन ने यह बताया कि आरएनए से डीएनए का निर्माण हो सकता है। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा गया। हम जनरली जानते हैं कि आरएनए से हम जैसा कि जानते हैं कि जनरली डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, लेकिन उन्होंने बताया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कुछ वायरस में पाए जाते हैं और यह बहुत ही आम फिनोमिना है जिसके द्वारा आरएनए से डीएनए को भी बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को बाद में टेमिनिज्म भी कहा गया क्योंकि इसे टेमिन ने डिस्कवर किया था। वर्ष 1964 में जैकॉब ने प्रोमोटर जीन के बारे में बताया था। वर्ष 1965 में होली नाम के साइंटिस्ट ने टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में बताया था कि टीआरएनए में क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। इसके बारे में होली ने वर्ष 1965 में बताया था। वर्ष 1966 में नीडनबर्ग और खोराना ने जेनेटिक कोड का कंसेप्ट दिया था। जेनेटिक कोड के अंदर 3 बेस मिलते हैं और ये इनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है कि वह कोई भी एक पार्टिकुलर कोडोन या जेनेटिक कोड एक पार्टिकुलर अमीनो एसिड को बनाता है। यह बताया गया था खोराना और नीडनबर्ग के द्वारा वर्ष 1966 में। वर्ष 1966 में ही क्रिक ने वोबल हाइपोथेसिस दिया था। वोबल हाइपोथेसिस में यह बताया गया कि कोडोन का जो तीसरा बेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यदि वह चेंज भी हो जाता है तो कई बार सेम एमिनो एसिड ही कोड किए जाते हैं। तो इसे क्रिक ने वोबल हाइपोथेसिस के थ्रू वर्ष 1966 में दिया था। वर्ष 1967 में गुलियन एंड कॉनबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज को आइसोलेट किया था। वर्ष 1968 में गेलर्ट ने डीएनए लाइगेज को डिस्कवर किया था। डीएनए लाइगेज डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ने में उपयोग किए जाते हैं। वर्ष 1968 में ही ब्राउन और डेविड ने जीन एम्प्लीफिकेशन का कंसेप्ट दिया था।
जीन एम्प्लीफिकेशन जीन की संख्या को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी के द्वारा हम जीन की संख्या को बढ़ाते हैं। तो यह कंसेप्ट ब्राउन एंड डेविड के द्वारा वर्ष 1968 में दिया गया था। तो आज के लिए यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करूंगा और आप लोगों से आग्रह होगा कि आप अपने कमेंट भेजते रहें ताकि मैं अपने फ्यूचर में बनाए जा रहे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।